हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीविकल आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में इतिहास के एक और चैप्टर को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर वाइज दोस्तों रिवीजन कर रहे हैं। पहला अध्याय हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में दूसरा अध्याय रिवीजन करने वाले हैं। आपकी अच्छी खासी तैयारी करवा देंगे। एक महीने में आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। दोस्तों को बता दें, यहाँ पे हम लोग पहले चैप्टर वाइज रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो मैथ का क्वेश्चन आता है, जो डेट के क्वेश्चन आते हैं वो तैयार करेंगे, कुछ मॉडल पेपर वो सॉल्व करेंगे साथ साथ में, और आपको समझ जाए कि एक महीने में बेहतरीन तैयारी करवा देंगे और आपका बेहतरीन नंबर भी आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए आपके सामने पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर को हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से आसान शब्दों में मैंने समझाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें, ताकि जो है आप अच्छी खासी तैयारी कर सके। आज की इस वीडियो में लेसन नंबर 2 पर बात करेंगे। तो आपके सामने लेसन नंबर 2 आ चुका है। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं, क्योंकि यहां से कई टाइप के सवाल आपके बनेंगे, जैसे कि बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, मैप का, डेट का। इन्हीं एक प्रश्न आप याद करोगे तो 4 प्रश्न आपका तैयार होगा। इसे यहां पे महत्वपूर्ण जो बिंदु है मैंने लिखा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 78 ईस्वी में क्या हुआ था। तो यहाँ पे डेट का क्वेश्चन बन जाएगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन जाएगा कि जो है 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। आप एक याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे 7-8 लिखा हुआ है, कोई रट्टा मार नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश करेगा। 7 और 8, 7-8 में क्या हुआ था तो थोड़ा सा महसूस करिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको महसूस करने की जरूरत है। ये मान लीजिए एक हाथ है, ठीक है, और हाथ की जो ये वाली उंगली होती है ना, ये वाली इसको बोलते हैं काने उंगली। तो यहाँ पे देखिए काने उंगली है ना। तो आप जब 7-8 साल के थे, महसूस करिए जब आप 7-8 साल के थे तो आपकी जो कानी उंगली है ना, ये कट गई थी, टूट गई थी, कुछ भी हो गया था। फनी तरीके से इसको आप एहसास करिए। या फिर मान लीजिए कि ये कानी उंगली है ही नहीं, है ना, तो आप ऐसे 7-8 साल के जब आप थे तो ये कानी उंगली कुछ भी नहीं था, मतलब कि टूट गया था, कुछ भी हो गया था। तो 7-8 में क्या होता, कनिष्क का, कनिष्क मतलब कानी उंगली, कानी उंगली से आपको याद आ जाएगा कि कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ट्रिक लगा लीजिए, थोड़ा सा आपको लंबे समय तक याद रहेगा। जब पेपर में आएगा ना 7-8 में, तो आपको कुछ याद आएगा 7-8 में क्या हुआ था, कानी उंगली यानी कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ऐसे आप तैयार कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 185 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। ठीक है, 185 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। अब इसको आप अपना दिमाग लगाइए और याद करने की कोशिश करिए, मैं आपको बताऊंगा अगली बार। ठीक है, आगे देखिए लिखा है यहाँ पे 321 में क्या होता, मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासक चंद्रगुप्त जो है इसका राज्यारोहण हुआ था। तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 321 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है 1 2 3, ठीक है, काउंटडाउन लिखा है 1 2 3। तो इस प्रकार से 1 2 3 1 2 3 काउंटडाउन राजा का, मतलब राजा बनने वाले हैं तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है 1 2 3। तो 321 में क्या हुआ था, जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राज्यारोहण हुआ था। ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है इंडिका के लेखक। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इंडिका के लेखक कौन है, तो जवाब होगा मेगास्थनीज इंडिका के लेखक है। ठीक है, आगे है अर्थशास्त्र के लेखक भी पूछ सकता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, तो चाणक्य या कौटिल्य आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, मतलब कि ये जो है 2 टाइप का सवाल बनेगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, और ये इलाहाबाद स्तंभ के लेख के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना हरिशेन ने किया था। 2 टाइप का सवाल पूछेगा यहाँ पे, इलाहाबाद स्तंभ लेख पूछ लेगा या पूछ लेगा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जो है किसकी रचना है, तो जवाब होगा हरिशेन की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। मेगास्थनीज जी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह इतिहासकार था। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि मेगास्थनीज कौन था, तो जवाब होगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में आया था वो क्या था, वो इतिहासकार था। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे है अशोक स्तंभ के जो सारनाथ में जो है, सारनाथ में नहीं वाराणसी में पड़ता है, उसमें कितने शेर हैं, तो जवाब होगा 4 शेर हैं। 3 हमें दिखाई देते हैं, 4 शेर है, पीछे जो रहता है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है अभिलेख से आप क्या समझते हैं।
थोड़ा से समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभिलेख है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि अभिलेख क्या होता है, तो देखिए अभिलेख पत्थर के, धातु के या मिट्टी के बने बर्तन जैसे कठोर सतह पर कुछ लिखे होते हैं जिन्हें अभिलेख के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल चीज है, जैसे यह कॉपी में मैंने लिखा है, ऐसे पहले जो इतिहास जो हमारा प्राचीन है उस टाइम पे पत्थर पे लिखे जाते थे। आपने रामायण देखा होगा, रामायण में जब समुद्र में पुल बनाते हैं तो पत्थर पे राम लिखते हैं, है ना। तो ऐसे ही पत्थर पे, किसी धातु पे, मिट्टी पे, बर्तन पे कुछ लिखा होता था, और वो जो लिखा होता था इन धातुओं पर, बर्तनों पर, पत्थरों पर, उन्हीं को अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंपल है, रट्टा मत मारिएगा, सिर्फ समझने की कोशिश करेगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो है बहुत लोग रटवाते हैं, अगर आप रट लेंगे तो कल भूल जाएंगे, लेकिन समझ जाएंगे तो लंबे समय तक याद कर पाएंगे। समझने की कोशिश करेगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन अगला। प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखिए। अगर क्वेश्चन आएगा प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखिए तो इसमें आप लिखेंगे प्रयाग प्रशस्ति पर कवि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय और उसकी महानता के संबंध में वर्णन मिलता है। अब देखिए कितना आसान शब्दों मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करवाया है। जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ उस विद्यालय की बच्चों की कॉपी है और आप देख सकते हैं बहुत आसान शब्दों में जो है यहाँ पे मैंने लिखवाया है क्वेश्चन, तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे कवि हरिशेन द्वारा रचित, नहीं, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, किसके द्वारा रचित है, तो जवाब होगा हरिशेन के द्वारा लिखित है। ये प्रयाग प्रशस्ति में किसकी कहानी है, तो जवाब होगा समुद्रगुप्त के विजय की कहानी है और उनकी महानता का जो है हमें वर्णन इसमें मिलता है। तो आसान शब्दों में इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति को जो है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति एक रचना है, ठीक है, एक रचना है जो कि हरिशेन द्वारा रचित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आप सभी को पता होगा 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद में इनकी क्या विशेषताएं थी, आइए उन विशेषताओं पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है 16 महाजनपदों की कहानी। सबसे पहले महाजनपद क्या होते हैं तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है, जनपद यानी जिला कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे बड़ा क्षेत्र होता था। जनपद का अर्थ एक ऐसे भूखंड से होता है जहां पे कई लोग और कुल जनजाति या बहुत सारे लोग रहते हैं, बसाव होता है, जिसे जनपद के नाम से जाना जाता है। यह जनपद उत्तर वैदिक काल से आगे महाजनपद में परिवर्तित हो गया। मतलब कि एक छोटा सा क्षेत्र धीरे धीरे ये बड़ा सा क्षेत्र बनता चला गया और ये बड़ा सा क्षेत्र महाजनपद के नाम से कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए यहां मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप पढ़कर जरा बताइएगा ये क्या लिखा है। आपको पता चल गया भैया ये मूर्ख लिखा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस के आगे अगर मैं यहां पे लगा दूं महा, ठीक है, यहां पे महा लगा दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, महामूर्ख। मतलब मूर्ख मतलब बेवकूफ, है ना। अब महामूर्ख मतलब बहुत बड़ा बेवकूफ है, तो इसका मतलब ये है कि जब सेंटेंस में महा लग गया है ना तो यहां पे महाजनपद है। अब जनपद का मतलब एक छोटा सा जिला, ठीक, एक छोटा सा एरिया है, लेकिन जब महा लग गया है तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, उसे महाजनपद का नाम दे दिया। यहां पे ये सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए आगे, यहां पे देखिए आपके सामने, यहां पे जो 16 महाजनपद हैं, इसमें बच्चे ने 19 लिख दिया है, ये 16 महाजनपद हैं। अब ये देखिए 16 महाजनपद आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। थोड़ा सा मैं ट्रिक लगा के आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझने की कोशिश करेगा, आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा। सबसे पहले 16 महाजनपद में बात करें तो काशी। देखिए काशी का जो राजधानी है वो बहुविकल्पी में पूछ सकता है और या पूछ सकता है आपके मैपिंग में। तो काशी की राजधानी काशी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, याद नहीं करना, आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, काशी राजधानी हो गई। इसके बाद है कौशल यहाँ पे लिखा है श्रावस्ती। ठीक है, कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। तो आप मान लीजिए आपका नाम कौशल है या आपके दोस्त का नाम कौशल है, ठीक है, और कौशल से आप कह रहे हो कि कौशल भाई शराब सस्ती हो गई है। क्या हो गया है, शराब सस्ती हो गई है। शराब सस्ती का मतलब शराबस्ती, शराब सस्ती का मतलब शराबस्ती, पीना नहीं है, बस समझना है केवल। ठीक है, आगे देखिए अंग मतलब जी आपका ये जो हमारी बॉडी है, आप सबका बॉडी है, ये सब बॉडी के अंग है, ये पार्ट है, ये अंग हो गया। अंग देखिए, अब अंग भंग कर देंगे भैया किसका, चंपा का। अंग भंग कर देंगे किसका, चंपा का।
समझने की कोशिश करेगा, बट ट्रिक्स के माध्यम से आप आसानी से तैयार कर लेंगे। देखिए कुरु लिखा है, अब अगर आपसे पूछ ले कुरु की राजधानी क्या है, तो कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अब देखिए जब आपने रामायण देखा होगा, जब मेघनाथ जो है लड़ाई होती है, या फिर उसको छोड़िए थोड़ा सा, मान लीजिए कि जब इंद्र कोई राक्षस है, तो इंद्र जो भगवान है उनके साथ लड़ाई हो रही है, तो जो राक्षस है वो कह रहा है कि मैं इंद्र को परास्त करने के लिए क्या करूं, भाई इंद्र को परास्त करने के लिए क्या करूं, कैसे क्या करूं, तो इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी है, क्या करूं, मतलब कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मगध लिखा है, इसकी राजधानी है राजगिरी, और राजगिरी यानी इसे राजगृह भी कहते हैं, तो राजगीर जो है, ये राजगीर जो है आपका पड़ता है बिहार में। ठीक है, अब इसकी राजधानी मगध है और ये राजगीर है। तो देखिए आप सोचिए कि मगध यानी मग ले लीजिए, ठीक है, मग ले लीजिए और उसमें राज को जो है भर दीजिए। ठीक है, मग में राज को भर दीजिए, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, इसको आप भी बना लीजिए। ठीक है, आगे है यहाँ पे वज्जी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वैशाली। अब सोचिए जो हरभजन सिंह हैं उनको प्यार से लोग भज्जी बुलाते हैं, तो यहाँ पे वज्जी लिखा है। अब भज्जी की यानी भज्जी की पत्नी का नाम क्या है, वैशाली, तो आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे है मल्ल, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कुशीनगर। देखिए मल्ल जो निकलता है, मतलब समझते हैं ना, मल आप खुशी खुशी निकाल देते हैं, मल क्या करते हैं, खुशी खुशी निकाल देते हैं, त्याग कर देते हैं, तो आप मल्ल की राजधानी कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा है चेदी, और यहाँ पे शक्तिमती लिखा हुआ है। ठीक है, शक्तिमती चेदी लिखा हुआ है, आप इसको आराम से अपने दिमाग से याद करिएगा, आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं। यहाँ पे लिखा है वत्स, यहाँ पे लिखा है कौशाम्बी। ठीक है, मान लीजिए साधु महात्मा है, साधु महात्मा जो है अपने जो है चेले को कह रहे हैं वत्स ये लो मौसम्बी का जूस पियो। ठीक है, वत्स ये लो मौसम्बी का जूस पियो, तो ये हो जाएगा आपका वत्स और मौसम्बी यानी कौशाम्बी। ठीक है, मौसम्बी यानी कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे पॉइंट है यहाँ पे पंचाल, और यह लिखा है अहिछत्र लिखा हुआ। ठीक है, अहिछत्र है, ये है अहिछत्र, ये अहिछत्र है। ठीक है, अहिछत्र की राजधानी है, मतलब कि जो है पंचाल की राजधानी है अहिछत्र। तो देखिए पंचाल में अब देखिए अहिछत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसी चाल चलिए, 5 चाल चलिए, ठीक है, कि जो है वो छिन्न भिन्न हो जाए, मतलब पूरा अलग हो जाए, तो अहिछत्र हो जाएगा, मतलब छिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद करिए। देखिए मत्स्य लिखा है, विराट लिखा है, विराटनगर लिखा है, तो मत्स्य आप सोचिए जो विराट है, विराट कोहली, विराट जो है मत्स्य मतलब मछली उछली बहुत खाते हैं या नहीं खाते हैं, आप इसको आराम से जोड़ के याद कर सकते हैं। इसके बाद है सूरसेन और मथुरा। आपने रामायण देखा होगा, रामायण में हनुमान जी ने सुरसा का मुंह थुर दिया था, तो ध्यान रखेंगे सुरसा का मुंह थुर दिया यानी सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अस्मक लिखा है, यहाँ पे लिखा है पोटली। तो यहाँ मान लीजिए कि एक साधु महात्मा है और वो अपना पोटली रखे थे, लेकिन कोई चोरी कर लिया, तो उसने कहा कि मेरा पोटली कोई चोरी कर लिया है, मैं उसे भस्म कर दूंगा, भस्म। ठीक है, अस्मक भस्मक हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटली। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, अगला है पॉइंट आपका अवंती। अवंती में माहिष्मती बाहुबली देखा होगा, माहिष्मती का नाम होता है बाहुबली में, तो अवंती और माहिष्मती आप बाहुबली की तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है गंधार तक्षशिला। ठीक है, देखिए जब आप गधा क्या होता है, गधा हमेशा शिलाजीत खाता है, तो गधा शिलाजीत खाता है, क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा। ठीक है, कंबोज लिखा है, यहाँ पे हाटक की राजधानी है। देखिए जब आपका गाना कंपोज होगा ना, गाना जब आपका कंपोज होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा भैया, क्योंकि वायरल जब हो जाएगा ना दिक्कत हो जाएगी, आप फेमस हो जाएंगे। तो देखिए हाटक कंबोज। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट पर, हम लोग यहाँ पे 16 महाजनपद में जो विशेषताएं हैं उनको नजर डालते हैं। तो देखिए महाजनपद की संख्या कितनी थी, 16 थी, यहाँ पे 19 बच्चे ने लिखा 16 है। ठीक है, 16 महाजनपद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 16 महाजनपद है। इसके बाद अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन होता था। जो 16 महाजनपद होते थे ना, इन 16 महाजनपदों में अपना अलग अलग राजा होता था, और अपना अलग अलग राजा जो है अपने साम्राज्य का, अपने महाजनपदों का देखरेख करते थे, उनका संचालन करते थे। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी, अभी हम लोगों ने राजधानी देखा है, जिसे प्रायः किले से घिरा जाता था। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है, यहाँ मान लो राजधानी है, ठीक है, उस राजधानी को चारों तरफ किले से घेर दिया जाता था,
ताकि जो है कोई अटैक ना कर सके, कोई आक्रमण ना कर सके। सेना नौकर और जो है सेना नौकरशाही पर राज्य अधिकांश आय व्यय और खर्च होता था, यानी जो सेना नौकर होते थे उन पे अधिकांश जो पैसा होता था उन पे खर्चा किया जाता था। आगे है महाजनपदों के राजा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति पर विश्वास रखते थे और अतः राजाओं द्वारा सेना रखी जाती थी। मतलब यह है कि एक राजा जो महाजनपद का होता था वो दूसरे राजा के महाजनपदों पर अपना निगाहें गड़ाए रखता था, ताकि जो है दूसरा जो राजा है वो दूसरे साम्राज्य को अपने में मिला ले और एक बड़ा सा साम्राज्य बना ले, और ये प्रक्रिया महाजनपद के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपके सामने पांचवा है राज्य सहायक सेना पर निर्भर थे और जिन्हें कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। तो राज्य जो होता था वो सहायक सेना पर निर्भर होते थे और जो कृषक वर्ग होते थे उनके द्वारा उनसे नियुक्त कराए जाते थे। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे देखिए मैपिंग देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे है। तक्षशिला देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पड़ेगा लगभग अफगानिस्तान के एरिया में पड़ेगा, गंधार पाकिस्तान में पड़ेगा, पंजाब में यहाँ पे दे सकते हैं। ये सब जो है आपका यूपी में मतलब यूपी करें इंडिया में आ जाएगा। ठीक है, ये सब जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं कहाँ कहाँ पे किसकी लोकेशन है। ठीक है, मानचित्र भरने में काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पे प्रभावती गुप्त कौन थी? प्रभावती गुप्त कौन थी? उसने अपने अभिलेख में किसको आदेश दिया था? तो ये समझना है। तो प्रभावती चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी थी। भैया सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी पत्नी कौन? प्रभावती गुप्त की चंद्रगुप्त की दूसरी पत्नी थी। उन्होंने कहा था, उसने एक ब्राह्मण चनल स्वामी को दुगन गांव अनुदान में देने का आदेश दिया था। ठीक है, यहाँ पे ये दुगन गांव है। दुगन गांव जो है अनुदान मतलब दान में देने के लिए आदेश दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी थी। उन्होंने एक ब्राह्मण को यानी चनल स्वामी को दुगन गांव जो है अनुदान देने की आदेश दिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और चंद्रगुप्त मौर्य के स्थापना कब की गई थी? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण जो हुआ था वो 321 में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना जो है वो 322 में हुआ था। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इसको आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा दिया है। मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इस पर लिखना है, या फिर मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस पर आंसर लिखना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जितना अच्छा आप प्रेजेंट कर पाएंगे डायग्राम से, मैपिंग से, कोटेशन से, उतना बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। तो देख लीजिए ये जो है मैंने अच्छे से यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। आप डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं। अब एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या है? मौर्य प्रशासन भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसका केंद्र बिंदु और न्यायिक प्रमुख होता था। मतलब कि जो केंद्रीय प्रशासन होता था उसका न्यायिक फैसला जो राजा होता था वो भी न्याय करता था। कोई भी साम्राज्य में कोई दिक्कत परेशानी होती थी तो उसका समस्या का सॉल्यूशन जो है वो राजा करता था और वही न्याय व्यवस्था जो है राजा के पास हुआ करता था। आगे बात करेंगे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन का मतलब दोस्तों ये है सैनिक। ठीक है, कौटिल्य ने सेना के 3 भाग बताए थे और उसमें एक पुश्तैनी सेना है, एक किराए की सेना है और दूसरा है नगर पालिका से संबंधित सेना। 3 सेना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हुआ करते थे, पुश्तैनी सेना, किराए की सेना और उसके बाद जो है नगर पालिका से संबंधित सेना। 3 प्रकार के सेना रखते थे क्योंकि जो राजा होते थे वो साम्राज्यवाद रखते थे और साम्राज्यवाद में कोई भी राजा दूसरे राजा पे अटैक करता था तो उसकी सुरक्षा के लिए जो है सेना रखे जाते थे। अगला प्रशासन आएगा आपका राजस्व प्रशासन। राजस्व मतलब जहां पे धन का लेखा जोखा किया जाता है उसे राजस्व प्रशासन के नाम से जाना जाता है। तो मौर्य साम्राज्य में कृषि योग्य भूमि पर लगान, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ये लगान है। लगान मतलब टैक्स होता है, जो लगान पहले लगता था उसको टैक्स बोलते हैं। जो कृषि की भूमि था उस पर लगान लगते थे। कौटिल्य ने राजस्व को 7 स्रोतों में वर्णन किया है। उसने उद्योग व्यापार एवं वस्तुओं की बिक्री हेतु व्यवस्था भी की थी। मतलब उनका जो राजस्व प्रशासन था वो लगान पर निर्भर था। और दूसरी बात ये था
कि जो भी व्यापार होते थे वस्तुओं पर, उसमें बिक्री हेतु व्यवस्था की गई थी, कैसे आपको बिक्री करना है, ये सारी व्यवस्थाएं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन में मौर्य काल में न्यायालय ग्राम न्यायालय होता था, इसमें गांव के विरुद्ध मिलकर न्याय करते थे। मतलब ये है जैसे आज के में गांव का एक प्रधान होता है, कोई भी समस्या होती है तो गांव का प्रधान ही जो है उस गांव के कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले गांव का प्रधान ही आता है। ऐसे ही आपको यहाँ पे न्याय प्रशासन में गांव के छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए थे, कोई भी समस्या होती थी गांव की जो मुखिया होते थे वही सलूशन करते थे, एक पंचायत बैठती थी, उसी प्रकार से न्याय लोगों को मिलता था। आगे है दोस्तों आपका यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में जो 5 बड़े बड़े प्रांत विभाजित थे, जिसमें तक्षशिला पोटली प्रमुख थे, इनकी राजधानी हुआ करती थी। प्रांतीय प्रशासन मंत्री परिषद थे, जिसका केंद्र का सीधा संपर्क हुआ करता था। मतलब ये है कि एक छोटा सा राजा जो होता था वो केंद्र से अपना संपर्क बनाए रखता था, ताकि जो है उस पूरे प्रांत का, उस पूरे क्षेत्र का अच्छे से संचालन किया जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने है यहाँ पे स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई होती थी और इसका गांव के बड़े वृद्ध होते थे। मतलब कि गांव का जो मुखिया होता था स्थानीय प्रशासन में, वो गांव का जो सबसे बुजुर्ग नागरिक होते थे उन्हीं को सौंप दिया जाता था कि आप ही जो है देखिए और आप ही इसका जो है न्याय वगैरह करिए। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौर्य साम्राज्य क्यों पतन हो गया इसको हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। पहला कारण है उत्तराधिकारी प्रभाव में कमी। उत्तराधिकारी का मतलब ये कि जो मौर्य साम्राज्य के आगे पीढ़ी आई तो वो पीढ़ी उस साम्राज्य का संचालन सही से नहीं कर पाई और उसका हो गया पतन। यानी सिंपल सी बात ये है कि मान लीजिए बाप ने घर बनवा दिया है, ठीक है, बाप ने घर बनवा दिया है और बेटा उससे बेटे का समय आया तो बेटा ऐशोआराम में उड़ा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि बाप की जो भी पुश्तैनी जमीन थी, जो भी सब कुछ धन दौलत था, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास में समाज में देखने को हमें मिल जाते हैं। तो उत्तराधिकारी जो हमारे होते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य में भी ऐसे उत्तराधिकारी जो होते हैं वो पूरा अच्छे से संचालन नहीं कर पाए, जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आगे पॉइंट अकुशल और अयोग्य अधिकारी। बहुत सिंपल सी बात यह है, अकुशल मतलब उनके अंदर कुशलता नहीं थी, नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था कि कैसे साम्राज्य को चलाना है, कैसे एक पूरे प्रांत को चलाना होता है, इनको जानकारी नहीं थी। अयोग्य उत्तराधिकारी थे, मतलब कोई योग्यता ही नहीं थी। जैसे मान लो एक प्रिंसिपल है, किसी प्रिंसिपल को पद पर बैठा दिया जाए लेकिन प्रिंसिपल को कोई जानकारी ही नहीं है, तो क्या उस विद्यालय का सही से संचालन हो पाएगा? आपका जवाब होगा नहीं, वो गर्त में चला जाएगा, विद्यालय टूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल पद पे जो बैठा है उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसके पास अनुभव होना चाहिए। अगर नॉलेज है, अनुभव है तो विद्यालय प्रगति पर होगा। तो वही चीज यहाँ पे दोस्तों है, आप समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे धन की कमी और करों की अधिकता। धन की कमी होती थी, करों की अधिकता होती थी, मतलब कर ज्यादा लगाए जाते थे। भाई कर लगाए जाते थे तो जनता परेशान हो जाती थी, तो जनता भी कभी कभी विद्रोह कर देती है अपने राजा के खिलाफ। तो ये भी जो है एक कारण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शासकों का अत्याचार। जो भी शासक होते थे, जो भी उत्तराधिकारी होते थे, उत्तराधिकारी जनता के साथ अत्याचार करते थे। अत्याचार करने के बाद जनता त्रस्त हो जाती थी और जनता ही विद्रोह करती थी अपने शासक के प्रति, और फिर इसके बाद हो गया पतन का कारण। आगे है ब्राह्मणों में असंतोष। ब्राह्मणों में असंतोष का मतलब यह है कि देखिए यहाँ पे लिखा है बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार के प्रभाव के कारण वैदिक काल के प्राप्त विशेषाधिकार ब्राह्मण को खत्म होने लगा। पशु बलि प्रथा पर भी रोक लगा दी गई थी, जिससे ब्राह्मण में असंतोष पैदा हो गया था। यानी जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य में, तो उस शासन काल में, तो उसके बाद जो है ब्राह्मणों को लगा कि भैया जो है हमारी जो पावर है वो खत्म हो रही धीरे धीरे, और उनमें असंतोष पैदा हो गया। और फिर इसके बाद धीरे धीरे वो पूरा जो है पतन का कारण माना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, क्वेश्चन है दोस्तों
समुद्रगुप्त के चरित्र एवं व्यक्तिगत पर प्रकाश डालिए। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के मौर्य के मूल्यांकन कीजिए या फिर चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। तो चलिए फटाफट इसको भी समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद लेसन नंबर 3 हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें इसकी विशेषताओं, तो विशेषताओं में दे सकते हैं समुद्रगुप्त वंश के चौथे शासक, समुद्रगुप्त के वंश के चौथे शासक थे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा जगह भारत के नेपोलियन चंद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर आपसे बहुविकल्पीय में या फिर अति लघु में पूछ ले कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो सॉरी यहाँ पे चंद्रगुप्त बार बार आ रहा है, ये समुद्रगुप्त है। ठीक, सॉरी फॉर दैट, समुद्रगुप्त का नाम है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, वंश के दूसरे राजा चंद्रगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी थे और पाटलिपुत्र इसे पटना कहा जाता है आज की डेट में, इसकी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट, समुद्रगुप्त के चरित्र एवं व्यक्तिगत की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो यहाँ पे देखिए वो सर्वगुण संपन्न था। कौन? समुद्रगुप्त सर्वगुण संपन्न था। वो वीर योद्धा के नाम से जानते थे उसे, और योग्य शासक था, कुशल राजनीति उसके अंतर्गत थी, और कला का संरक्षण था, मतलब कि जो भी कला संस्कृति होती थी उसका संरक्षण करता था। इसके बारे में थोड़ा अगर आप लिख देंगे तो काम आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लेसन नंबर 2 के, आप इनको एक बार जरूर तैयार कर लें, यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। दूसरी वीडियो में जो मुलाकात होगी तो हम लोग और टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि जो है आपके फास्ट रिवीजन हो जाए और आप अच्छी खासी तैयारी कर लें। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।